नाम मिल गया 2003 की लिस्ट। अब इसको भरना कैसा है? जैसे आपने बताया कि अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है कि ये किस चिड़िया का नाम है एसआईआर। बहुतायत में लोग इसी तरह के हैं। तो इसको भरना कैसे है? थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, हम सभी लोग इसमें कहते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट कॉलम, हम इसको जो है इस तरीके से डिवाइड करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है? कि आपका ये मैं आपको अपने आप को मान लेता हूँ, ये मेरा एनुमरेशन फॉर्म है, ठीक है ना? ये मेरा नाम, मेरा जो है ना बूथ संख्या, एवरीथिंग जो मैंने अभी डाला था रिसेंटली वो आ चुका है। इसका मतलब मैं वोटर हूँ, जो अभी किसी को परेशानी ना हो, हम लोग बैठे हैं रात-दिन इसी तरीके से कि कोई भी आदमी हमारा भाई छूटे नहीं। ये देख सकते हैं, मैनुअली तरीके से काम किया जा रहा है क्योंकि कोई भी फ़िल्टर क्योंकि आज की डेट में डिजिटल युग है। हर एक चीज़ का फ़िल्टरेशन ज़रूरी है। इंस्टाग्राम का फ़िल्टर आ गया, व्हाट्सएप का फ़िल्टर आ गया, निर्वाचन आयोग इतना पिछड़ा कैसे रह गया भाई? ये फ़िल्टर नहीं लगा सकता कि जिसमें हम अपने विधानसभा या अपने निर्वाचन क्षेत्र में हम अपना नाम ढूँढ सकें। क्या इस प्रक्रिया को आसान बनाना था या जटिल से जटिल बनाते चले जाना और इतना जटिल और जिसने डेडलाइन दे रखी है, खैर अब तो थोड़ी एक्सटेंड हो गई है लेकिन क्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेट्स टॉक टू शौर्या। दोस्तों आज जिस मुद्दे को लेके हम लोग आए हैं वो इस समय इतना ज्वलनशील मुद्दा है कि सड़क से लेके संसद तक इसी की गूंज सुनाई दे रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, SIR। जो खेल अभी बिहार में हुआ, क्या वही खेल पूरे देश में होने वाला है? राजनीतिक पंडितों की बात माने तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन खैर वो मुद्दा अभी दूसरा है, उस पे हम लोग बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा है, हमसे, आपसे, हम सब से जुड़ा हुआ है। कुछ कट्टरपंथी, कुछ वो अंधभक्त, कुछ वो जाहिल लोग जो कि जिनको ये गलतफहमी हो गई कि एसआईआर जो है वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए हो रहा है। अरे नहीं महोदय, बिहार उठा के देख लीजिए, जाने कितनों 65 लाख उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं थे। इसमें बहुत कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने बीड़ा उठा रखा है कि जो आपके पास में एकमात्र अधिकार है, यानी वोट का जो आपकी ताकत, जो आपको अंबानी अडानी के समकक्ष खड़ा कर देता है, वो वोट की ताकत। अंबानी के पास भी एक वोट है, आपके पास भी एक वोट है। वही वैल्यू वो अंबानी का वोट भी रखता है, आपका भी वोट रखता है। उस वोट की रक्षा के लिए इस समय कुछ समाज सेवियों ने जो बीड़ा उठा रखा है, उससे हम आपको रूबरू कराने आए हैं और कोशिश रहेगी कि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं अपनी भाषा में, अपनी शैली में उनसे पूछ के आपको फ़ायदा पहुँचा सकूँ, उसकी मैं पुरज़ोर कोशिश करूँगा। आज पैनल में बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं। उन सब से उनका तारुफ़, उनका परिचय पूछेंगे और जानेंगे ये एसआईआर क्या है, इस प्रक्रिया को कैसे करें और इसमें जो जितनी भी समस्याएँ आ रही हैं, उनका निस्तारण कैसे होगा। तो जैसा हमने आपसे बताया था, अब आपको मिलाते हैं नुमैन साहब से। नवाब साहब, नूर आलम, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो इस समय इन्होंने बीड़ा उठा रखा है, वो बहुत ही नोबल है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये एसआईआर क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और ये क्या करना है। नवाब साहब आदाब अर्ज़ है। आदाब है। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जो इतनी जटिल प्रक्रिया इस समय आई है सामने कि 2003 की लिस्ट, इसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे, थोड़ा-सा विवरण दीजिए तो? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। सौरभ जी, सबसे बड़ी बात तो मैं यही बता दूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चीज़ कही है कि आज से 20-22 साल पहले एफआईआर हुआ था ठीक है? के अंदर, ठीक है ना? कहते हैं उसके अकॉर्डिंग 2003 की, 2003 की, 2002 की, 2004 की अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग तरीके से जो भी एफआईआर हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका उसमें नाम है, तो आज की डेट में जो एफआईआर फॉर्म ये मिल रहा है, एन्यूमरेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसमें आपको डिटेल भरनी होगी, ठीक है? ठीक है, अच्छी चीज़ है, नो डाउट सब एग्री हैं। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात ये आ रही है, इलेक्शन कमीशन इंडिया ने ये कह तो दिया कि 2003 से आप मैच करिए, लेकिन किसी भी बीएलओज़ के पास 2003 की लिस्ट नहीं थी। सार्वजनिक नहीं है, इंटरनेट पे, साइट पे कहीं अवेलेबल नहीं है? इंटरनेट पे है, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, लेकिन इतनी जटिल है कि उसको ढूँढना, उसको तलाशना एक बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो ईज़ी वे में हो जाता, मकान नंबर से होता, सरनेम से होता, निकनेम से होता, एरिया वाइज़ होता, तो यहाँ तक क्या हो रहा है कि मेरा पर्सनली वो जो किसी और सेंटर में पड़ता था, मैं ढूँढ उसी में रहा था रात-दिन करके, लेकिन वो किसी और जगह पे जाके मिल रहा है। तो ये एक जटिल समस्या है, जिसका इलेक्शन कमीशन ने निवारण सही से नहीं किया। सही तरीके में ये बताना चाहिए था कि आपको 2003 से मिलान करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में 50% लोग जो गाँव देहात के हैं, जिनको अभी तक तो यही नहीं पता है ये एसआईआर है किस चिड़िया का नाम। तो उनको यही जब पता नहीं है कि फॉर्म कब जमा करना है, कैसे जमा करना है, क्या करना है, तो वो बेचारे 2003 की लिस्ट में अपना नाम कैसे तलाशेंगे? कहाँ से ढूँढेंगे? और एक सबसे बड़ी समस्या कि हमें अपना ही नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरे गरीब जो परेशान है, जो अनपढ़ पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनकी हम मदद कैसे कर पाएँगे? हमारा खुद का नहीं मिल रहा है। 2003 की लिस्ट में मिल भी रहा तो किसी और निर्वाचन में मिल रहा है, किसी और जगह पे मिल रहा है, किसी और सेंटर पे मिल रहा है। उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हर ब्यूरोज़ के पास होगी। बट मेरे ख़्याल से आप खुद सर्वे कर लीजिए, किसी ब्यूरोज़ के पास 2003 की लिस्ट
और रिकॉर्ड जैसे हम लोग खुद ही इसको छपवाया, ये सारी चीजें देख रहे हैं जी। ये सारी रिकॉर्ड फाइल हम दोनों सीरीज पीडीएफ बना के, हमारी पूरी टीम इन लोगों ने इसका रिकॉर्ड बना के इसका जो है पीडीएफ ऑनलाइन निकाला है, और उसके बाद जाके हम लोगों ने डाउनलोड करके लोगों की ताकि समस्या ना हो, किसी को परेशानी ना हो, हम लोग बैठे हैं रात दिन इसी तरीके से कि कोई भी आदमी हमारा भाई छूटे नहीं। ये देख सकते हैं मैनुअली तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी फिल्टर, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल युग है, हर एक चीज का फिल्टरेशन जरूरी है। इंस्टाग्राम का फिल्टर आ गया, व्हाट्सएप का फिल्टर आ गया, निर्वाचन आयोग इतना पिछड़ा कैसे रह गया भाई? ये फिल्टर नहीं लगा सकता कि जिसमें हम अपने विधानसभा या अपने निर्वाचन क्षेत्र में हम अपना नाम ढूंढ सकें। क्या इस प्रक्रिया को आसान बनाना था या जटिल से जटिल बनाते चले जाना, और इतना जटिल, और जिसमें डेडलाइन दे रखी है, खैर अब तो थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, लेकिन क्या ये समय पर्याप्त है? हाँ सर। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि अब बढ़ाया गया है, लेकिन यही चीज़ उनको पहले करनी चाहिए थी। इतनी जटिल हो गई है कि इतना बड़ा काम, आपको मैं बता दूँ आज की डेट में, क्योंकि हम लोग फील्ड में हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। आज की डेट में भी 25% इम्यूनेटर फॉर्म जो है बिलोज के पास रखे हुए हैं, उन तक पहुँचे नहीं है। बहुत से लोग को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले समय इनको बहुत पहले बढ़ाना चाहिए था, समय और बढ़ाएँ। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ये इनफ नहीं है, ताकि घर-घर तक जैसे उनका जो लक्ष्य है, घर-घर तक जाएँगे। तो अब बिलोज भी ऐसे दे दिए उन्होंने, अनक्वालिफाइड, अनट्रेन्ड। ज़ाहिर-सी बात है किसी और फ़ील्ड के बंदे को किसी और फ़ील्ड में, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकारिता नहीं कर सकता आपकी जैसी, और मुझे कोई पत्रकार बना दे, एंकर बना दे, तो आपकी जैसे सवाल नहीं पूछ सकती। इसी तरीके से जितने भी बिलोज हैं, कहते हैं इतनी जल्दबाज़ी में उनके साथ ये जो भी किया गया, जो भी आप देख रहे हैं, जो ट्रेजेडी हो रही है उनके साथ, जो वो बेचारे जो है ना उस चीज़ का मतलब मानसिक रूप से जो तनावपूर्ण जो महसूस कर रहे हैं, सिर्फ़ यही कंडीशन है कि उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग नहीं दी गई। उनको कुछ पता ही नहीं है। शायद हम लोग फ़ील्ड में इस चीज़ में महारत हासिल करते-करते इतना आगे चले गए कि हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे, लेकिन बियोलॉज किसी से आधा-अधूरा भरवा ले रहा है, किसी से कहता है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, किसी से डॉक्यूमेंट माँगता है, किसी से बिना डॉक्यूमेंट्स लेके चीज़ें करता है। तो ये बजाय ईज़ी बनाने का इसको जटिल और कठिन बना दिया गया है, जिसमें हम सबको परेशानी हो रही है। किसी का 2003 में लिस्ट में नाम है, तो इनमेरिटल फॉर्म नहीं है। किसी के पास इनमेरिटल फॉर्म है, तो 2003 में लिस्ट में नाम है। किसी की आधी फैमिली है, तो उसके माँ-बाप गायब है। किसी का माँ-बाप है, तो किसी के बच्चे गायब है। तो ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ है। एक और कन्फ्यूज़न पैदा हुआ ना, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टेक्नॉम्स बना दिए हैं। यूपी में कहते हैं कि वो माँ-बाप और चाचा, वो नाना-नानी, दादा-दादी, और जगह में चाचा-चाची को और जनरेशन को माना है। इसमें लोग बहुत भ्रमित हैं, और अलग-अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे अलग-अलग अपने तरीके से लोग अलग-अलग न्यूज़ चला रहे हैं। कोई कहता है कि चाचा का भर दीजिए, कोई पति का, कोई पिता का। तो ये भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि इलेक्शन काउंसिल इंडिया जो कहता है कि चाचा-चाची को और जनरेशन को मान, लेकिन यूपी इलेक्शन कमीशन ये कहता है सिर्फ 6 जनरेशन, दादा-दादी, माँ-बाप, नाना-नानी। अब बताइए, ज़ाहिर-सी बात है किसी के चाचा-चाची या माँ-बाप का नाम कटा तो वो कहते हैं कि मेरा आधा खानदान है और आधा जो है ना वो काट दिया, वो क्या करे? तो इस चीज़ का कहीं न कहीं निवारण करना चाहिए ना, कहीं न कहीं उनको बताना चाहिए कि आप चाचा-चाची को भी इंक्लूड, भाई ज़ाहिर-सी बात है एक ही परिवार के 2 लोग हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है एक बाप की 2 औलादें हैं, वो मेरे चाचा हुए और एक मेरे बाप का है ही नहीं ना। तो ये सारी चीज़ों की समस्या का समाधान उनको करना चाहिए। बहुत जटिल हो गया, किसी की फ़ोटो कुछ और है, नाम कहीं कुछ और है, मिल कहीं और रहा है, और हमें कुछ चीज़ें बहुत बहुत कन्फ्यूज़न भी है, बहुत कन्फ्यूज़न है। जो कॉलम भी बनाए उनको नंबर वाइज़ डाल देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। भाई ज़ाहिर-सी बात है लेफ्ट राइट हम लोग को समझ ही में नहीं आता है। दाहिना बायाँ हमको समझ में नहीं आता है पेपर में, मेरा दाहिना या पेपर का दाहिना, मेरा लेफ्ट या फिर पेपर का लेफ्ट, ये भी तो समझाना होगा। इसको ये कह देते हैं कि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, इस तरीके भी तो कर सकते हैं। प्लस एक संबंधी का मसला आ रहा है। एक कॉलम नंबर ये लिख दिया उन्होंने कि 2003 में आपका अगर आप आनी है तो आपका संबंधित का नाम होना चाहिए। तो संबंधी किसका? मेरा संबंध क्या है, या उसके उसके जो रिलेटिव उसका संबंध है? भाई मार्क तो करो ना, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है, इनको बताना चाहिए। पूरी तरीके से इतने जागरूक नहीं है हम लोग भाई। हम लोग इतना हाईटेक नहीं है। गाँव देहात के लोग, उनको तो यही नहीं पता है कि व्हाट इज़ दिस एसआईआर। समझने की बात है। यहाँ जनता को ट्रेनिंग देने की तो बात दूर, जहाँ जिन ऑफिशियल्स को लगाया गया है, वो पहली बात तो ना इस विभाग से संबंध रखते हैं, ना ही उनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। 2027 में प्रदेश में चुनाव, 2029 में केंद्र सरकार के चुनाव हैं। इतनी हड़बड़ी क्या थी? इतनी जल्दबाज़ी क्यों थी? और जो प्रक्रिया की, ठीक है, होना चाहिए, आवश्यक, बहुत आवश्यक, जिनके वोट कट गए हैं, ताकि किसी भी तरह की धांधली ना हो। लेकिन जैसा कि अभी तक सामने आ रहा है कि प्रक्रिया बहुत जटिल है, और कहीं कुछ नियम है, कहीं कुछ नियम है। अब उन नियमों को तो समझने के लिए हो सकता है चुनाव आयोग शायद कोई ट्रेनिंग दे दे अपने ऑफिशियल्स को या जनता को, वैसे जिसकी संभावना शून्य बराबर है। अभी फिलहाल आपको इन्हीं लोगों से संपर्क करना पड़ेगा और सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग खुद अपना बीड़ा उठा के आप लोगों के मत की रक्षा के लिए, यहाँ पे एक्स बीएलओ साहब बैठे हैं, यहाँ के लोग बैठे हैं, स्थानीय लोग बैठे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लिस्ट रखी हुई है, और यहाँ 10 बजे तक बैठ के लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम किसी तरह आ जाए और ये एसआईआर फॉर्म भर के पहुंच जाए, ताकि आपका मत बचा रहे। चलिए, अब इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं आपसे कि ये जो फॉर्म है, इसको मान लेते हैं मेरा नाम मिल गया 2003 की लिस्ट,
अब इसको भरना कैसा है? जैसे आपने बताया कि अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है कि ये किस चिड़िया का नाम है एसआईआर। बहुतायत में लोग इसी तरह के हैं। तो इसको भरना कैसे है? थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालिए। ये सिंपल सी बात है, हम सभी लोग इसमें कहते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट कॉलम, हम इसको जो है इस तरीके से डिवाइड करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है? कि आपका ये मैं आपको अपने आप को मान लेता हूँ, ये मेरा एनुमरेशन फॉर्म है, ठीक है ना? ये मेरा नाम, मेरा जो है ना बूथ संख्या, एवरीथिंग जो मैंने अभी डाला था रिसेंटली, वो आ चुका है। हुँ। इसका मतलब मैं वोटर हूँ, जो अभी 2 साल पहले जो डाला गया था, ये 2025 की मान लेते हैं। ठीक है, ये वोटर लिस्ट में मेरा एनुमरेशन फॉर्म आ गया है। अब उन्होंने कहा कि आप सीरियस हो, इसमें करंट डिटेल भरनी है, डेट ऑफ बर्थ। अब एक तरह से ये भी समझने वाली आधार पे इनवैलिड मान रहा है, लेकिन मान भी इसमें रहे कि आप अपना आधार नंबर डालिए, वैकल्पिक है। लेकिन मान तो रहे ना, कहीं न कहीं से उस तरीके से आप समझ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ करंट डाल दीजिए, उसके बाद जो है ना अपना वो आधार नंबर डाल सकते हैं आप, अगर चाहें तो। नहीं तो उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और अपने माता और पिता का नाम, अगर उनकी एपिक आईडी है तो डालिए, वरना अदरवाइज अगर आप शादीशुदा है, तो आप औरत का या आदमी का वो डाल सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंग, अगर हस्बैंड है तो भाई जाहिर सी बात है वो उससे लेके डाल सकता है। अब आते हैं नंबर 2 और नंबर 3, हम इसको मान लेते हैं। ये नंबर 2 को अगर हम माने, अगर मैं खुद का हूँ और मैं उसका वोटर था 2003 में, तो हमें सबसे बड़ी मशक्कत मैंने बताया ना कि बहुत बड़ी दुश्वारी हो रही है कि 2000 इतनी बड़ी मोटी लिस्ट में हम ढूंढे कहाँ? हुँ। भाग संख्या हमें पता नहीं है, हमें वो चीज़ आई थी, आज की भाग संख्या और 2003 की भाग संख्या पलट चुकी है। आज की मेरी जो है ना विधानसभा का नंबर कुछ और है और 2 साल पहले कुछ 20 साल पहले कुछ और था, ठीक है? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि हम ढूँढे तो ढूँढे कहाँ, ज़ाहिर सी बात है। खैर कोई बात नहीं, अगर मेरा आ जाता है, तो अकॉर्डिंग टू 2003 की जो लिस्ट है, हुँ। उसी के आधारित पे जैसा लिखा है, उसी तरीके से आपको ये फॉर्म फिल अप करना है। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है, क्या करना है? यही थोड़ा-सा मैं आपसे जानना। अब ये 2003 की लिस्ट है। जैसे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यहाँ जो कन्फ्यूज़न उत्पन्न होगा, वो है संबंधी का नाम, संबंध जिला, राज्य का नाम, ये तो चलिए ठीक है। लेकिन संबंधी का नाम जैसे आपने कहा, किसी के माता-पिता हैं, वो नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है यदि माता-पिता नहीं है तो दादा-दादी भी नहीं रहे होंगे। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जटिल समस्या उन्होंने बना दी है ना। यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात 2003 में है तो मेरा ही नाम होगा, जो भी हो, स्पेलिंग जो भी हो सकती है, जैसे 2003 की लिस्ट आपने नाम उठाई, यहाँ पे ये नाम है, ठीक। यही नाम मैंने अपने यहाँ लिख दिया। हुँ। उसके बाद मेरे संबंधी का, यानी कि पिता या पुत्र जो भी होंगे, उनका नाम लिखना है, ठीक है। संबंध क्या है? पिता या पुत्र जो इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू 2003 की लिस्ट के अनुसार चलो सर, लेकिन बहुत से लोग क्या कर स्वयं लिखे दे रहे हैं। ओके। कुछ लोग, मैं खुद हूँ, मतलब ये वो समझते हैं कि मेरा रिश्ता यहाँ से क्या है। जी, जी। हालाँकि ये चीज़ नहीं, ये सिर्फ़ ओनली 2003 की लिस्ट से आपको मिलान करना, मैच करना, जो इलेक्शन कमीशन करेगा। हुँ। तो मेरा नाम हो गया, मेरे संबंधी में ज़ाहिर-सी बात है, अगर औरत हो सकता है मेरे हस्बैंड हो, तो वो हो सकता है, अगर मैं जेंट्स हूँ तो मेरे पिता ही होंगे। तो पिता-पुत्र का जो रिश्ता है उसके लिए करना है। उसके बाद जिला लिखना है। जिला कोई भी हो सकता है, राज्य कोई भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश हो सकता है 2003 में। मैं महाराष्ट्र में हूँ, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, लोग ढूँढ नहीं रहे हैं। जी, अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, पंजाब में हूँ, बिहार में हूँ, बंगाल में हूँ, तो वहाँ के अकॉर्डिंग उस राज्य का नाम लिखना है, वहाँ का जिला लिखना है और वहाँ का विधानसभा का नाम लिखना होगा। जैसे लखनऊ में 7 है, तो ज़ाहिर-सी बात है अलग इलेक्शन तो वो लिखना है, प्लस विधानसभा नंबर। विधानसभा का जो नंबर उस टाइम जो था, 2003 में जैसे ये 86 है, अभी इस टाइम 172 है, वो लिखना है। तो भाग संख्या से पार्ट नंबर लिखा होता है, ये लिखना है और प्लस क्रम संख्या, सीरियल नंबर किसमें आप है, वो चीज़ें मेंशन करनी, सिग्नेचर करके आपको फ़ोटो लगा के वो चीज़ें देनी। इन केस अगर ये नहीं है, मेरा 2003 में नहीं है, जी। तो मैं अपने रिलेटिव को ढूँढूँगा। रिलेटिव में तो सिर्फ 6 है, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में रहा होगा। जिसमें रहा होगा, वो हमें तलाशना है। फॉरएवर कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी जिले में, किसी राज्य में हो, मुझे 2003 से उसका मैच करके वो डिटेल इस साइड नंबर, कॉलम नंबर 3 में भरनी है, ठीक समझ रहे हैं ना? ये चीज़ है, उनका नाम लिखना है, जो दो अब चाहे वो दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, फादर, मदर जो भी हो। उसके बाद जो संबंधी का नाम है, संबंध लिखना है, जिला लिखना है और इसी तरीके से जैसे इसमें सीरियल नंबर लिखेंगे, वैसे इस तरीके से ये चीज़ें ये करके कर देनी है। तो ये फॉर्म पूरा हो जाए। पूरा हो जाएगा। इसमें करंट फ़ोटो लगा देंगे, अपना सिग्नेचर करके एक कॉपी अपने पास है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जी। बहुत सी जगहों पे ब्यूरो सिर्फ़ एक ही कॉपी दे रहे हैं। अच्छा। ये भी शिकायतें आ रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये आदेश है कि 2 कॉपी होगी, एक रिसीविंग रहेगी और एक जो है ना, आप उसको फुल फिल अप करके वो जमा करेंगे, लेकिन बहुत सी जगहों पे एक ही कॉपी दी जा रही है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जी। अगला प्रश्न इसी से संबंधित कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है या जिनका 2003 में नाम ही नहीं, वो किस तरह से अप्लाई करें? क्या उनके ऊपर भी एसआईआर लागू हो रहा है? नहीं, वो नए वोटरों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एलडीएम प्लस है, अभी ज़ाहिर-सी बात है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इसी में इम्प्रूव था। देखिए, मैं अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि इसी पीरियड में, साथ में ही एसआईआर के साथ-साथ फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भी ब्यूरोज़ के पास होंगे। लेकिन इन केस अभी इनके पास खुद का इतना बर्डन है कि ये 25% फॉर्म नहीं भर सके हैं, तो वो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं ले सकते। फॉर्म 6 वो है कि जो नए लोग, जो नए वोटर हैं या जिनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं है, 2003 में था, तो वो उसमें इंक्लूड करवा सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं, वो उनके लिए है। फॉर्म 7 उनके लिए है जो इस दुनिया में नहीं रहे और फॉर्म 8 उनके लिए है जिनका नाम
करेक्शन करवाना है, किसी की स्पेलिंग, किसी का खान, किसी का खां, किसी का मोहम्मद या ज़ैद उबैद, कुमार सिंह जो भी हो गया, उसको करेक्ट कराने के लिए फॉर्म 8 का प्रावधान है। बट इस टाइम ये चीज़ें नहीं हो रही है। ये चीज़ें हैं, करवा सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण था, आधार तो इनवैलिड मान लिया, जिसमें आपका बायोमेट्रिक मौजूद है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, जिसमें आप जो है सारे ट्रांज़ैक्शन मतलब सिम लेने से लेके आपको कहीं पे भी अगर कोई चीज़ मानी जाती है तो वो आधार मानिए। वो हमारे यहाँ पे सिर्फ़ सिम लेने के काम में ले सकते हैं, या कहीं होटल बुक करना हो तो वहाँ आधार ही माँगते हैं और आधार ही चल रहा है। वो इनवैलिड है। चलिए, अब आ जाते हैं उन दस्तावेज़ों पे जो कि मान्य माने गए हैं। थोड़ा इसके विषय में प्रकाश डालें। जैसा कि आपने बड़ी अच्छी बात उठाई कि बहुत लोगों के पास कन्फ्यूज़न है कि होगा क्या? ये फॉर्म ये है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका तीनों जगह नाम है, तो आपने डाल दिया। अगर इन केस मेरी फैमिली में से, मेरे पेरेंट्स में से, दादा-दादी, नाना-नानी या किसी का नहीं मिला, तो ये करंट वाली डिटेल भर के ये जमा कर देंगे। ठीक है। ठीक है ना? ये जमा करने के बाद इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू हिम, आई डोंट नो क्या उनका प्रोसीजर है, जिस तरीके से दूसरा जो फेज़ होगा, वो 9 दिसंबर था, लेकिन अभी बढ़ा के शायद जो है 16 दिसंबर कर दिया है, जिसमें स्क्रूटनी होगी। आपने ये फॉर्म जमा कर दिया, उसके बाद भी अगर आपका नाम नहीं आया है, वो पूरी इलेक्शन कमीशन लिस्ट जारी करेगा, तो आप अपनी कंप्लेन, आप अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं कि मेरा ये एफआईआर फॉर्म है, मैंने इसको नहीं जमा किया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपको नोटिस भेजेगा अकॉर्डिंग टू आपने ये पैराग्राफ जो भरा है। जो 11 या 12 दस्तावेज जो वो माँग रहा है, वो क्या है थोड़ा-सा? तो सपोज़ दैट उनका फर्स्ट ऑफ, तो पहला तो आपका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या उनको प्रूफ चाहिए? डेट ऑफ नगर निगम से जो होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना, वो आपको चाहिए होगा, वो उन्होंने माना है, वो मस्ट है। दूसरा आपका पासपोर्ट है, तीसरा आपका जो है निवास प्रमाण पत्र है, चौथा आपका जाति प्रमाण पत्र है, पाँचवां आपका जो है ना कोई पेंशन, सरकारी पेंशन आपको मिलती है, वो है। छठा आपका जो है ना किसी में एलआईसी अगर आपने कोई पॉलिसी करा रखी है, तो वो है। जाति प्रमाण पत्र है। इस तरीके से 11 लिस्ट है, जिसमें से आप जो है ना सरकार द्वारा कोई आवंटन किया गया, कोई ज़मीन, कोई मकान है, वो भी आपको है। आपका फैमिली रजिस्टर में अगर नाम है, तो उसकी कॉपी है। एनआरसी में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उस चीज़ की कॉपी वो आपको लगाएँगे। 11 दस्तावेज़ों में से 1 दस्तावेज़ दिए जाएँगे, लेकिन आधार उसमें इंक्लूड नहीं होगा, राशन कार्ड आपका इंक्लूड नहीं है, पैन कार्ड आपका इंक्लूड नहीं है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपका मान्य नहीं है। 11 दस्तावेज़ों में से 1 दस्तावेज़ आपको दिखाने होंगे। बड़ा अजीबो-गरीब सी स्थिति है, बड़ी पशोपेश की। पासपोर्ट बनवाना है तो आधार चाहिए, आवंटन करवाना है तो आधार चाहिए, आधार को पैन से लिंक कराना है, जिसके लिए हम लोग कई बार लाइनों में लगे। हर एक चीज़ के लिए आधार चाहिए और वही उसी से बने हुए दस्तावेज वैलिड हैं, लेकिन आधार इनवैलिड है। इस इनवैलिड होने के पीछे का आधार थोड़ा-सा प्रकाश डाल सकता है कोई, तो मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न शायद दूर हो जाए। आधार आधारहीन क्यों हो गया? निराधार क्यों हो गया? देखिए निराधार किस लिए हो गया ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये अपनी-अपनी सोच है, ये उनकी सोच है, ठीक है? आज आप देखिए एक सिम से लेकर के एक प्रॉपर्टी लेने तक आधार की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जिसमें हम लोगों का रेटिना, बायोमेट्रिक सारा उसमें मौजूद। सारे कुछ सब कुछ मौजूद है। हुँ। उसके बावजूद भी इसको हटाना ये थोड़ा समझ से परे है कि इसको हम मानते नहीं, ठीक है। ठीक है? अच्छा ये चीज़ और भी है, पहले जब शुरुआत में आधार बनते थे तो उसमें भी डीओबी के लिए एक सर्टिफ़िकेट माँगा जाता था, चूँकि हम लोगों ने लगाए हैं हाई स्कूल का मार्कशीट का सर्टिफ़िकेट लगाया था, तो हमारी डीओबी उसी हिसाब से वो आई हुई, मेंशन्ड है। ठीक है, मेंशन्ड है। तो आधार इतनी वैल्यू अगर नहीं रखता है तो फिर बैंक और पैन इन सब चीज़ों में पहले ज़रूरी क्यों किया गया उसको तो? दूसरी अभी जो एसआईआर चल रहा है इसमें इस कदर की फ़ॉल्ट है, ठीक है? पहली चीज़ कि इनका सॉफ्टवेयर नहीं सही है। जो लिस्ट डाउनलोड आप कर रहे हैं उसमें और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि कुछ लिस्टें ऐसी भी हमारे सामने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने में प्रॉब्लम आई कि जिस सीरियल नंबर पे इसमें लिस्ट में मान लीजिए जैसे ये लिस्ट है, ये हमारे घर की बनाई हुई नहीं है, ये डाउनलोड की हुई है तो प्रॉपर सही इसकी सही होगी, मान लेते हैं। अब इसमें ये पार्ट नंबर और ये सब हमने ऑनलाइन डाला, बट इसमें प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि यहाँ पर जो सीरियल नंबर हमने डाला, उस सीरियल नंबर पे वो शख्स है ही नहीं जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। ये बाय द वे चेक हो, ये एक चेक हुआ, ऐसा ये फॉल्ट सामने नज़र आई। ये फॉल्ट भी सामने नज़र आई कि जो सीरियल नंबर यहाँ पे लिस्ट में जो कि हमने नेट से डाउनलोड कर रखी है, ठीक है? उस सीरियल नंबर को जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पर सेम डिटेल डालते हैं, तो यहाँ पर कोई और निकल के आता है उस सीरियल नंबर पे। अब मान लीजिए इस लिस्ट में 1600 का लोग हैं, 1600 अप्रॉक्स 1600,
अब उसमें ट्राई किया गया कि यार इस नंबर पे ये आ रहा है, तो इस नंबर का के सच मतलब 4-5 लोग आगे पीछे करके देख लेते हैं। तो ये तो चूंकि अपना पर्सनल हम लोग भर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 4-5 ऊपर नीचे करके देखा, तो एग्जैक्टली 5 नंबर पे वो डिफर सही हो गया। यानी वो जो नेम ढूंढ रहे थे, वो 5 नंबर आगे मिला, यानी 1228 पे जाके मिला, जबकि उसका एग्जैक्ट लिस्ट में 1223 पे ही हम्म। जो प्रिंटेड लिस्ट है उसमें 1223 पे उसका नाम है, लेकिन जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें 1228 पे वो शख्स निकल रहा है। ठीक है। तो वो तो टिक किया, ओके किया, आधार से करके सबमिट हो गया। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि आधार मान्य तो नहीं है, बट जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आधार से ही ई साइन ले रहे हैं। मतलब मजे की बात तो ये देखिए, आधार वैल्यूएबल नहीं है। हाँ। मान लीजिए आप ही कह रहे हो कि वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। बट आपका सॉफ्टवेयर जब ई साइन ले रहा है तो वो भी आधार से ही ले रहा है। जी। आधार से क्यों ले रहा है? एक तरफ आप कह रहे हो कि मान्य नहीं है। मेरा प्रश्न ही यही था कि जितनी भी उन्होंने लिस्ट दी है, जी, उनका सबका बेस तो आधार ही समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ 50 to 60% उनका आधार ही बेस है। जी। और उसके बाद में जब इसको हम, जैसा आपने बताया कि ई साइन अगर वेरीफाई करना है तो भी आधार चाहिए। तो भी आधार चाहिए। तो अगर इसको डायरेक्ट आधार से ही कर दिया जाता तो शायद ज्यादा ईजी होता। हाँ। और ये जो जितने भी 11 दस्तावेज या 12 दस्तावेज कितने मांगे गए? 11 दस्तावेजों। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आई है जी। हमारे सामने, क्योंकि हमने ज्यादातर ऑनलाइन पे ही काम किया है, ऑनलाइन फॉर्म फिल किए लोगों के, और ऑनलाइन ही उनकी डिटेल निकाल करके सर्च कर करके नाम निकालना देना, मैंने ज्यादातर ऑनलाइन का ही वर्क किया है। मैनुअली तो वो मारूफ भाई करते हैं, मैं ऑनलाइन पे ज्यादा देखता हूँ। जी। तो मुझे एक प्रॉब्लम और आई। अच्छा, एक मजे की बात आप ये देखिए, एक वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, मान लीजिए उसमें एक नेम लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग है ABCDE। मान लीजिए एक शख्स का नाम है, उसकी स्पेलिंग जो है ABCDE है। ठीक है। ठीक है। उसके पास वोटर आईडी कार्ड है। अब उस शख्स ने उस वोटर आईडी कार्ड से अपना आधार कार्ड बनवा लिया। ठीक। ठीक है। आधार कार्ड बनवा दिया। अब हम जब मैच करा रहे हैं तो ठीक है, तुम्हारा ऑनलाइन जमा हो जाएगा, लाओ हम कर देते हैं। जब हम ऑनलाइन उसका फॉर्म सबमिट करने के लिए जाते हैं तो उसकी स्पेलिंग ABCDE नहीं है, वहां पर जो शो हो रहा है वो डबल ABCD आ रहा है। ठीक है। यानी कि वोटर आईडी पे नाम अलग है, लिस्ट में जो सॉफ्टवेयर पे है वो अलग है, और आधार नंबर पे वो अलग है। अलग है। ये 3 जगह पे 3 नाम हो रहे हैं। हम्म। अब चूंकि आम शख्स यही करता है कि एक वोटर आईडी कार्ड लेता है, उससे जाके अपना आधार बनवा लेता है, यही तो। हम्म। वो कभी कोई ये नहीं करता कि वो ना आपने कभी पहले ऐसी कोई फैसिलिटी दे रखी थी कि भाई अपना एपिक नंबर डालो, आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। ये लास्ट 2 ईयर से ही लगभग ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है। ठीक है। दूसरी एक प्रॉब्लम और आई थी कि एक ने एक फॉर्म अपना लगभग जब इनका शुरुआती है आया था, तो उन्होंने क्या किया कि वो दे दिया करेक्शन के लिए नाम, उनका नाम की स्पेलिंग में कुछ उल्टा सीधा कम ज्यादा था, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ थी। तो उन्होंने अपना सॉरी करेक्शन के लिए उन्होंने ऐप पे वो डाल दिया कि हमारा ये करेक्ट किया जाए, नेम गड़बड़। अब उस शख्स के इस बार मैंने देखे कि 2 फॉर्म आए। एक जो पहले वाला था, जिसका नंबर DQ से शुरू होता है, एपिक नंबर, उस पर जो उसका नाम है वो इंग्लिश में तो सही है हिंदी। प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, हिंदी में वही पुराना ले रहा है। एक तो ये। अब उस शख्स को एक फॉर्म वो मिला। दूसरा, करेक्ट करने के बाद जो उसने स्पेलिंग सही करी थी, करेक्शन दिया था, तो उस करेक्शन के बाद उसके पास नया एपिक नंबर TDQ वाला, उसके पास फिर से दूसरा एपिक एक आईडी आ गई। तो अमूमन क्या होता है, आदमी घर में यही तो सोचता है कि भाई हमने वो करेक्शन के लिए दिया था, फिर दूसरों क्या गई? मेरा पहले वाला खत्म हो गया है, ये मेरे पास नया आया है और मैं इसको अब आगे से यही यूज करूंगा, क्योंकि इस पे मेरी स्पेलिंग भी सही है और सब कुछ सही है, यही यही तो होता है। तो स्पेलिंग सही है, इस वजह से ये यूज करता हूँ। अच्छा, अब उसमें भी जो स्पेलिंग है उसमें भी हिंदी और इंग्लिश की दिक्कत हो रही है। किसी में आई कम है, किसी में आई ज्यादा है। इस चीज के समाधान के लिए आप लोग और आपकी टीम जी। किस तरह से काम कर रहे हैं? और जो SIR की प्रक्रिया, जो इतनी जटिल प्रक्रिया है, सरकार की तरफ से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं आम जनमानस को। आप लोग किस तरह से फायदा पहुंचाने का, किस तरह से इसको ईजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं? थोड़ा इसके बारे में। देखिए, ऐसा है, हम लोगों से जितना अपनी तरफ से हो सका है, ठीक है, जैसे ये प्रिंटेड लिस्ट जो आप देख रहे हैं, ये हम ही लोगों ने अपने खर्चों पे ही सब
निकाल करके दिए। यहाँ किसी बीएलओ ने कोई भी एक लिस्ट नहीं पहुंचाई, और ना किसी भी बीएलओ को के पास इतना टाइम है, वो खुद कहता है जाओ अपने से ढूंढ लो, ठीक है। नेट पे पड़ी है, ऐसे कर लो। यहाँ पर लोग अभी तक ऐसे हैं जो अभी तक व्हाट्सएप भी नहीं चला पा रहे हैं, वो नेट से डाउनलोड को करना बहुत मुश्किल वाली बात हो रही है। सही है। ठीक है, उनमें से एक अभी सामने मौजूद है, मारूफ भाई भी ऐसे हैं जो नेट पे ऐसे तो देख लेंगे लिस्ट, बट नेट पे इनसे कहीं तो नहीं कर पाते, प्रॉब्लम आती है। अब कैसे कितने ही लोग यहाँ आते हैं, अपना कहते हैं कि हमारा देख के बता दीजिए, जिसका मैनुअली होता है, क्योंकि नेट पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप जब ऐप खोलेंगे उसमें 2003 की सर्चिंग के लिए एक ऑप्शन दे रखा है, आप उसमें एग्जैक्टली यही नाम डालिए तो आपको वो आदमी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फॉन्ट डिफरेंट है, आप जो टाइप कर रहे हो वो फॉन्ट डिफरेंट है, यानी मिसमैच हो रहा है उनका। यूजर फ्रेंडली नहीं है वेब, यूजर साइट है बस एप्लीकेशन। ना वेबसाइट है, ना ये यूजर फ्रेंडली बिल्कुल है ही। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको अपडेट करना ही था एस पर, अगर आधार से आप ई साइन ले रहे हो, तो जैसे और बाकी डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कि एस पर आधार करेक्शन होता है। पैन कार्ड आप देखिए, डालिए अपना नई एप्लीकेशन, तो उसमें आपको टिक मार्क आता है कि एस पर आधार। ठीक है, तो वो आधार के हिसाब से ही वो सारा नाम ले लेता है, डेटा ले लेता है, और उसी के हिसाब से आपका पैन कार्ड बच जाता है। बट यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने तो पहले ही इसको नल एंड वाइट कर रखा है ना आधार, नल एंड वाइट। और उसमें विरोधाभास ये है कि ई साइन के लिए आधार ले रहे हैं और आधार से बने हुए सारे दस्तावेज मान्य है, सिर्फ आधार मान्य नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझ, हमें तो यही नहीं समझ में कि आधार जब आप ई साइन में क्यों ले रहे हो, उसको हटा दो। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए करिए। अच्छा, मसला एक और भी है, मोबाइल नंबर से भी आप नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि मोबाइल भी तो हमने नंबर भी तो उसी आधार को ही डाल के लिया रहा है। इस जटिलतम प्रश्न के लिए एक बार फिर से चलते हैं नुमाइंद साहब के पास में, उनसे पूछते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट दिया है, आधार वैलिड नहीं है, उससे संबंधित उससे बने हुए दस्तावेज सब वैलिड हैं, ई साइन आधार वाला चल रहा है, तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, क्या ये वैध है? अभी तो समझने वाली बात है ना। समझने को छोड़ दीजिए, जो जिस तरह की, देखिए इसको थोड़ा सा लाइटली ले जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा लाइट करते हैं, ये मतलब ये वो सवाल है जो हो सकता है आपको चाय की टपरी पे या आम लोगों के बीच के ये सवाल हैं। क्या ये प्रक्रिया सच में वैध है या सिर्फ और सिर्फ इसको उलझाव के लिए दिया गया है, या इसके पीछे कोई ऐसी चीज है जिसका आभास अभी तक भारत की जनता को नहीं हो पा रहा, आपको इसमें उलझा के किसी बड़ी चीज को छुपाया जा रहा है? भाई, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी लोगों को भ्रमित कर सकती है। तो अब उनके पर यही होगा कि कुल मिला के एसआईआर पहले भी हुआ था, मैं यही कहूँगा एसआईआर से पहले भी हुआ था, लेकिन इतना जटिल नहीं था। जिस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, उतना समय कम है, इतनी जल्दबाजी, व्हाई लाइक दैट, इतनी जल्दबाजी क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हर आम जनमानस के मन में यही उठता है कि इतनी जल्दी क्यों है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? इसके पीछे का क्या मंशा है, क्या उनकी रणनीति है? शायद ये हम सबसे परे है, आप लोग तो सहाफ़ी हो, जर्नलिस्ट हो, आप बता सकते हो उसमें क्या मंशा हो सकती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि हमको परेशान कर दिया गया है, और पूरी जनता परेशान है, जिसको पता ही नहीं कि एसआईआर है क्या चीज़, ना भरना ना समझना जाता, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करा क्या है? वही होगा जल्दबाजी में, जैसे बिहार में आपने को देखा कि एक वोटर का कुत्ते की फोटो लगी है, किसी की ड्रम की लगी है, कहीं की कहाँ लगी है, किसका नाम कहीं होगा, क्योंकि जल्दबाजी में हो रहा है ना, उनको सबमिट भी करना है, ड्राफ्ट आएगी, बन के आएगी, तो जाहिर सी बात है कि किसी का जो भी होगा, किसी ने गलत भर दिया, जल्दबाजी में भर दिया। बहुत से लोग शुरुआती दौर में उन्होंने 100% कहीं ना कहीं गलत भर के जमा ही किया है। और सबसे बड़ी बात ये आपने कहा कि आसानी के लिए हमने काम किया है कि जब ऑनलाइन आप चेक करोगे तो पार्ट वाइज अलग अलग महलों की लिस्ट आती है। मुस्तकीम भाई ने और यहाँ पूरी टीम ने मिलकर अपने क्षेत्र की विधायकी की नंबर की पूरी लिस्ट को पीडीएफ में एक जगह करेक्ट कर दिया, जिसको चाहिए हमने उसको भेज दिया है, ताकि एक अजीब प्रक्रिया, उसमें जाओ, कैप्चर करो, फिर उसमें आपको जो है ना 3000 4000 नंबर मिलते हैं, हजारों की संख्या में आदमी ढूंढते ढूंढते बंदा बंदा हो जाए, उसकी बीमारी ना हो जाए, भगवान ना करे था किसी को। ये सबसे चीज मतलब कि पैंडेमिक के जैसा नहीं है, लेकिन परेशानी हो रही है, एक पैंडेमिक मान लीजिए इसको। दूसरी बात, कहीं ना कहीं लोग, ये हमारे साथ मारूफ साहब बैठे हुए हैं, इतना कर रहे हैं, इनका खुद ये 2 मरतबा सभा सजी लड़ चुके हैं, विधायकी लड़े हैं, और इसे भी पूछेंगे खुद लिस्ट में नाम आधार पर जी आधार पर एक छोटा सा सवाल, आप सब कितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं, एसआईआर हर जगह हो रहा है आसाम को छोड़ के, जबकि सबसे ज्यादा घुसपैठियों से अगर कोई परेशान है तो वो आसाम, वहां के लिए क्यों नहीं हो रहा? ये आप सब बुद्धिजीवियों से मैं जानना चाहूंगा, ये मेरा प्रश्न था। क्योंकि देखिए बंगाल में भी होगा, हर जगह होगा, और इसका एसआईआर का आधार ये दिया जा रहा है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको हमको निकाल के बाहर करना है। जहां जो सबसे ज्यादा पीड़ित है घुसपैठियों से, वह एसआईआर ही नहीं होगा।
जो भी व्यक्ति इस पे प्रकाश डालना चाहे या आप सबसे मैं जानना चाहूंगा, आप सब भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये प्रश्न मेरा आपसे भी है, सरकार से भी है और हर एक उस भारतवासी से। ये मजाक क्या चल रहा है? एक ही तो अधिकार बचा था हमारे पास, मत का अधिकार, जो कि हमको, प्रधानमंत्री को, हमारे देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो पहले दर्जे का हो चाहे त्रिपायदान का, सबको अगर एक श्रेणी में ला के खड़ा करने की ताकत रखता था, तो वो था हमारा मत का अधिकार। उसके साथ में ऐसा बंदा मजाक, शर्मिंदगी होती है, मुझे तो होती है, आपको अगर होती है तो हमको जरूर बताइएगा। वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं आधार पे कुछ बोलना चाहूँगा। अभी आधार के सिलसिले में आपने भी कुछ कहा और सकीम भाई ने भी कुछ कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधार की जो आधार उसमें जो जन्मतिथि वगैरह लिखी हुई है, उसको ना मानने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा है। इसको डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। जी। यूपी गवर्नमेंट का मसला अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि हम ये आधार को नहीं मानेंगे, है ना? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया इसमें। केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जी। ये है बॉडी उसी की ही, केंद्रीय चुनाव आयोग के अंतर्गत ही आता है राज्य चुनाव आयोग। नहीं, तो यूपी गवर्नमेंट ने आधार को न मानने के लिए कहा है। आधार, इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं कहा ना। सर ये एसआईआर बिहार में भी हुआ था, जी, तो वहां में भी आधार को नहीं मान्य किया गया। नहीं, मैं आपके सहमत नहीं हूँ गरीब। आपने कहा ना कि ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये बेटे नहीं मानता, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो ये कहता है कि जब ऑफलाइन आप फॉर्म भरते हो तो आधार एक नंबर आपका जो है ना ऑप्शनेबल है, चाहो तो लिखो नहीं लिखो, ठीक है ना? लेकिन आप वही चीज इलेक्शन कमीशन का अकॉर्डिंग ऑनलाइन भरने जाते हो, आधार ही तो मांग रहा है। देखिए इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है वो तो इलेक्शन कमीशन जाने। चलिए, लेकिन यहीं से एक प्रश्न है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी। लेकिन जो जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है ना, इसमें क्या है कि इसमें बीएलओ भी परेशान हो रहे हैं और वोटर भी परेशान हो रहे हैं, और 2003 की लिस्टों में जिस तरह से दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमारे सामने ये बैठे हुए चचा बैठे हुए, क्योंकि जन्म तिथि है 1944 तकरीबन है, आज़ादी के पहले क्या है ये, इनका 2003 में कहीं जिक्र ही नहीं, और लगातार ये वोट डालते हैं ये। तब इनके जो बच्चे वगैरह है ना, तो कोई भी रेफरेंस नहीं दे सक रहा। इस तरह की बहुत सी परेशानियाँ आ रही है। और मेरी खुद दो बहनों का जो है 2003 की लिस्ट में नाम है, उनका फॉर्म ही नहीं मिल रहा। ऐसे हज़ारों लोग हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये बीएलओ की मदद के लिए, और जो ये प्रक्रिया चल रही है उसकी हेल्पिंग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और आधार के मसले पर जो उन्होंने कहा या आप लोगों ने कहा, उससे थोड़ा सा हम डिफरेंस करते हुए तो एक प्रश्न इसी पे ही था। जी। आधार को मान लेते हैं, जो आपने कहा कि यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं मानेंगे। जी। ठीक है, स्टैंडर्ड एज प्रूफ अगर नहीं मान रहे हैं तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा। मंशा मतलब किस वजह से उन्होंने इसको, क्योंकि आधार बनवाने के लिए पहले जब शुरू में आधार आया था तो डेट ऑफ बर्थ में मेंशन था स्वघोषित, फिर उसके बाद में हाई स्कूल की मार्कशीट या उससे संबंधित दस्तावेज मांगे जाने। तो इसके पीछे आशय क्या हो सकता है? थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पर। थोड़ा सा हमें ये भी लगा, काम करते वक्त ये भी लगा कि लोगों की जो आधार पर तिथि लिखी है ना, तो बहुत सारे लोगों की 1 जनवरी लिखी हुई है, ठीक है? ये भी मुझे लगा। तो ये तो हो नहीं सकता कि सारे लोगों की जन्मतिथि 1 जनवरी लिखी हो। तो इस तरह की और भी परेशानियाँ होंगी जो गवर्नमेंट समझ रही होगी शायद उसने इसलिए किया हो। तो या हो सकता है कि शायद कोई और मर्जी हो उनकी। जी, मैं इसमें अंदर की बात कहूँगी। नहीं, अब जैसे स्टैंडर्ड एज प्रूफ में ये हर एक कोई हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक तो पढ़ा नहीं जी। और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे 60% तो फिर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चलिए 50% लोगों के पास में शायद जन्म प्रमाण पत्र ना हो। जी, बिल्कुल, ये तो इससे सहमत हूँ, इससे मैं सहमत हूँ। बस उसकी बात से सर नहीं हो। सर बस एक मिनट सवाल ही खत्म कर ली। आप इसमें परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा ली। नहीं, मैंने एक शेष लेके जैसे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उसकी वजह है क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से जो जारी किया गया है वो ऑनलाइन की स्थिति में, ऑनलाइन वाला जो सिस्टम किया गया है, ये 2007 के बाद से आया। ठीक है, मेरे फिगर्स पे आपत्ति थी, स्वीकार करता हूँ। चलिए 90% पे ही चलते हैं और ऑन अ सेफ साइड चलिए 75 कर लेते हैं भाई। अगर उनके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ के लिए व्यक्ति करे तो करे क्या? उसका भी तो बेस आधार ही है, क्योंकि अगर हम जी। मान लेते हैं XYZ, आपकी ही मान लेते हैं उम्र 40 साल है जी। आज आप अगर बनवाने जा रहे हैं अपना जन्म प्रमाण पत्र, उसके लिए स्टैंडर्ड एज प्रूफ क्या? मैं ये नहीं आपके एजुकेशन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मान लेते हैं आखिर हाई स्कूल नहीं किया, बिल्कुल सही सवाल। अब वहां पे एज के लिए क्या लगाया जाएगा? इसका मतलब तो भारत में जितने भी दस्तावेज चल रहे हैं सब फर्जी है। जी, ये बात है। सबके सब फर्जी है और कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक फिर बचा ही नहीं, क्योंकि आधार हमारा इनवैलिड है। हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट जिन्होंने किया है हो सकता है भाई वो मान्य हो, और जिन्होंने नहीं किया वो सब इनवैलिड है। इसका मतलब मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे। और जी। ये प्रश्न यहाँ से
थोड़ा सा एक और मोड़ लेता है कि ठीक है, सब के सब इनवैलिड लोग हो गए हैं, इनके लिए क्या किया जाएगा? नया राष्ट्र बनाएंगे? कहाँ जाएंगे ये लोग? क्योंकि आधार हमारा इनवैलिड है, राशन कार्ड हमारा इनवैलिड है, आधार से बने हुए दस्तावेज 11 तो यहाँ माने जा रहे हैं, लेकिन उसका आधार भी तो आधार ही है। फिर वही एक मीम याद आ जाता है, हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, आगे का आपको खुद मालूम है। कि जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो है ना विधायकी लड़ चुके मारूफ साहब का वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब विधायकी लड़े, 2 मर्तबा के विधायकी लड़े कैंडिडेट का वोटर में इन जैसे तमाम लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इसका जवाब चाहिए आपके माध्यम से। उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान किया है कि उनका नाम ऐड होगा, काटा जाएगा, या जो उनको सेंसिटिव कैटेगरी में डाला जाएगा, उसके लिए कम से कम निर्धारण करना चाहिए कि जिसका नहीं कटा है या फिर उसको डिजिटल वे में लाएंगे या क्या करेंगे? इनके जैसे 50 लोग हैं, हजारों लोग होंगे, ना जाने की बताई जाए, लाखों लोग हैं, उनके लिए क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जिनका 2003 में है, 2025 में नहीं है, जिनका 2025 में उनका 2003 में नहीं है, आधे परिवार का है, आधे का नहीं है। चचा पापा दादा का है, मेरा माँ बाप दादा का नहीं है। एक बाप के दो आधी औलादों का, एक बाप के आधी औलादों का नहीं है। उसके लिए क्या प्रावधान है? वो बेचारे भटक रहे हैं, उनके लिए क्या समाधान है? ये इलेक्शन कमीशन क्या ही चाहता है कि ये किया जाए, जो ये कंडीशन आई क्यों? जाहिर सी बात है भाई, हम मानते, चलो सपोज दैट इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं वो पैटी है, तो आधे लोग यहाँ के, आधे लोग बाहर के हैं। भाई एक ही बाप के 2 संतान है, तो एक आधा यहाँ का, एक वहाँ का, कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या निवारण है भाई? जाहिर सी बात है, सीधा साधा एग्जाम्पल हमारे पास है, आप ऑनलाइन भरने जाओ, कहते हैं एक फॉर्म भरो, ऑनलाइन करो, लेकिन ऑनलाइन करेक्शन कितने वो होता ही नहीं है। आधार भरो तो कुछ और आ जाता है, होता कुछ और है। ये लोग कुछ और बताते हैं, होता कुछ और है। लोग फॉर्म भर करते हैं, अभी रिकनेक्शन उसके लिए री अपडेट आ गया है, लोग भाग रहे हैं कि मेरा वो कर दो, तो वो कहते हैं कि वो जो है ना हमारे एरो लेके चले गए। ब्यूरो के पास जाइए कि करेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन ने आदेश दे दिया, सिस्टम में आ गया है कि किसी की वजह से किसी का फॉर्म गलत भर गया है तो बीएलओ करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्यूरो के पास जाइए तो वो कहते हैं मेरा फॉर्म ऑलरेडी फॉरवर्ड हो चुका है, आगे जा चुका है, अब 9 तारीख का इंतजार करिए या 15 तारीख का जो इंतजार करिए। तो ये करके इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं हम लोग को बताना चाहिए कि आगे कैसे क्या करना। मारू मैं 89 में लखनऊ पश्चिम से चुनाव लड़ा, उसके बाद 91 में भी लड़ा। अगर मैं वोटर न होता तो क्या आपको चुनाव लड़ने की गवर्नमेंट अनुमति थी? बिल्कुल नहीं, यही नहीं सकती है। वहीं से हम भारत के नागरिक प्रूव हो गए। 94 में सिविल डिफेंस की तरफ से हमने ट्रेनिंग की है, उसका सर्टिफिकेट भी हमको दे रखा है। 95 में हमारा पहचान पत्र भी बना है। वो पहचान पत्र से आके क्यों 2003 में डिटेल्स क्यों नहीं डाला गया, वो लेटर से आप पे गायब हो गया? ये सब सवाल होते हैं। 2003 में मैं नहीं हूँ और 2025 में मैं कहाँ से आ गया? भाई 24 का भी मैंने चुनाव में वोट दिया, उससे पहले 19 में भी चुनाव दिया, लगातार वोट देता आ रहा हूँ। तो 2003 से मेरा नाम कहाँ से गायब हो गया? ऐसे एक नहीं 1 लाख आदमी हमारे यहाँ इस क्षेत्र में, लगभग हमारे 60% लोग बिना 2003 की लिस्ट के फॉर्म भर के जमा करते चले गए। अब होगा उनका, अब उनका सरकार जाने क्या होगा। सरकार कोई इसके ऊपर खुल कर कुछ कही नहीं रही है। वो तो कह रही है SIR पहले भी होता है और आज भी हो रहा है, SIR दोबारा हम आपको भरना है, सिर्फ यही कह रही है, यही आश्वासन देंगे। और एक बात और भी हम बता दें आपको, हमारे इस क्षेत्र के लोग रहने वाले देखें, ये मक्का गंज है, मक्कागंज कहीं कभी हो, और यहाँ पर आगे मधेगंज। हम लोगों ने खुद 3 फॉर्म ऐसे सर्च किए हैं कि एक को हुसैनाबाद पहुंचा दिया गया है, यहाँ वोट देता रहा, उसका लिस्ट में नाम हुसैनाबाद में निकला है और वो हुसैनाबाद की लिस्ट का नाम भांडो टोला लाजपत नगर है। भांडो टोला यहाँ है हमारे सामने, और वो नींबू पार्क के पास है, पंजाबी टोला जो बोलते हैं जिसको, लाजपत नगर। एक वहाँ निकला, एक हमारा नाम PRC जहाँ पर है, ITI पर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, एक का नाम वहाँ की लिस्ट में निकल रहा है। अब यहाँ हम लोग सर्च कर रहे हैं, यहीं की लिस्ट तो देख पाएंगे। इतना हम लोगों ने, ये सब लोगों ने बड़ी मेहनत से अरेंज किया है और दिन रात मेहनत करते हैं। इसके अलावा मैं ये लिस्ट रात में धर ले जाऊंगा और 1 बजे 2 बजे रात तक के इनमें से छाँट के जो सवेरे आने उनको मैं ज़्यादा देर अगर न रखूँ। क्या नहीं बचा मेरे को देखा, शक्ल देखी, अरे भाई यहाँ पे 232 में है, ये नाम है, ये सीरियल है, भैया नोट पे लीजिए। उसको टाइम नहीं दे, रात में 2 बजे तक इसको मेहनत करके दे रहा हूँ मैं कि जनता कहीं से परेशान ना हो। लेकिन अगर सरकार को भी इतना जनता का ख्याल होता तो सरकार ये सब उल्टे सीधे जो है थोप रही है लोगों के ऊपर, सिर्फ उनको भटकाने का काम कर रही है। अब आपको लेके चलते नहीं, उनके पास में जो काफ़ी ज़ईफ़ हैं, वैसे उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन जिस जोश के साथ में ये यहाँ की जनता के लिए कार्य कर रहा है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए रात तक यहाँ बैठ के पूरी लिस्ट खंगाल रहे हैं। उनसे आपका तारुफ कराते हैं। मारूफ साहब जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, आइए जानते हैं कि इस SIR की प्रक्रिया में उनको क्या समस्या हो रही है और जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तब चुनाव आयोग की क्या कैसी भूमिका रहती है। मारूफ साहब, देखिए, हम अपनी बात ना करके हम अपने क्षेत्र के लोगों की, अपने शहर के लोगों की, अपने देश के लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 95 में पहचान पत्र का
बनना शुरू हुआ था। चलन शुरू हुआ है। 95 से पहचान पत्र नाम की चीज आई है वोटर की पहचान के रूप में। उससे पहले क्या होता? उससे पहले ये होता था कि गांव मोहल्ले में सरकारी आदमी आते थे, किसी भी विभाग के आए, उन्होंने घर घर सर्वे किया और जो भी आपके यहाँ वयस्क वोट देने का अधिकार रखता था उसका नाम नोट किया, अगले साल उसका लिस्ट में नाम आ जाता था। फिर इलेक्शन के टाइम में उनको पर्ची मिल जाती थी, उसी को वोट डालाते थे। लेकिन 95 से कुछ बदलाव होता गया, पहचान पत्र बनाए गए। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षित और अशिक्षित में कितना अंतर है। बिल्कुल है। ज्यादातर हमारा जो है गैर शिक्षित लोग है। गैर शिक्षित लोगों ने जब उन्होंने पहचान पत्र बनवाया, भाई तुम्हारी उम्र कितनी है? अरे 25 होगी, 26 होगी, 26 उन्होंने लिख दिया। ठीक। एक अब उसका पहचान पत्र बन के किसी का आया, किसी का नहीं आया, सबको नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला। ठीक है। अब उस पहचान पत्र से एक शिनाख्ती लेकर के उसका आधार बनाया गया। तो अगर उसमें 25 थी तो भी 25 होगी। अब जन्म प्रमाण पत्र का कोई उसके पास और इसके अलावा कागज दस्तावेज नहीं है, नहीं मौजूद है। 25 और 25 दोनों में आ गई। आधार में अगर कोई करेक्शन है तो आप पहचान पत्र की कोई वैल्यू नहीं रखें, पहचान पत्र से आधार का करेक्शन नहीं हो सकता है। दूसरे प्रोसीजर बनाए हैं। अब जन्म तिथि का अगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो अपना आधार वो कैसे सही करे? जो पहचान पत्र में वही बनेगा। और आधार से सारे काम चल रहे हैं सर इंडिया में। आधार को मेन पेपर आपने रख दिया, पहचान जाए। यहाँ पर देखिए एक सवाल होता है, जैसे घुसपैठियों की बात आती है, उनको यहाँ पर सारे दस्तावेज कौन बना के देता है? आपने इस पर कभी ध्यान दिया? पब्लिक अपने घर में बनाती है या कौन बनाता है? कौन सी एजेंसी बनाती है? सरकार बनाती है या कोई बनाता? वो क्यों नहीं आज तक पकड़ा जाता है? बन के नकली कागज आ जाता है। एक यहाँ से सवाल और था। जिम्मेदारी सीमाओं की सुरक्षा की तो केंद्र सरकार की होती है। वैसे पहली बात तो घुसपैठी अंदर आ कैसे गए? कैसे आ गए? सबसे बड़ा सवाल यही देश की जनता करना चाहती है सरकार से। अब बहुत बढ़िया चीज आपने कही, देश की जनता करना चाहती है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि देश की जनता करना क्या चाहती करना क्या चाहती है? है। अभी तक मैं कुछ प्रबुद्ध, कुछ बुद्धिजीवी लोगों की छोड़ दूं तो शायद किसी ने इसके ऊपर आवाज ही नहीं उठाई है। सब लाइनों में फिर से लग गए हैं। पहले आधार की लाइन में लगे, फिर पैन की लाइन में लगे, अब वोटर की लाइन में लगे हैं। कब तक लाइन में लगते रहेंगे? इसका कुछ तो निवारण होगा, कुछ तो कहीं ना कहीं से तो आवाज उठानी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये प्रश्न है हमारी अस्मिता का, प्रश्न है हमारे भारतीय होने का। और क्या हमको हमारी नागरिकता का सर्टिफिकेट वो देंगे जिन पे वोट चोरी के आरोप लगे ही नहीं, साबित भी है? चलिए आज इस मुद्दे को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन सवाल है, और सवाल लाजमी, सवाल बहुत जरूरी। आप सबको सवाल पूछना पड़े। और यहां मेरा सवाल एक विपक्ष से। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो रही है, आपके साथ बेईमानी हो रही है, ईवीएम हैक हो रहा है, आप कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं खड़े होते उन लोगों की लाइन में जिन्हें अपनी पहचान बताना इस समय भारी पड़ रहा है? खड़े होइए ना, लड़िए ना। जैसे चुनाव लड़ते हैं, अगर आप जनता की इतनी ही हितैषी हैं, एक बार ये चुनाव का एसआईआर का खुल के विरोध करिए तो सही। चुनाव मत लड़िए। जब हारना ही है तो चुनाव क्यों लड़ रहे? आपका भी तो पैसा खर्चा होता है, आपकी भी तो रैलियों में लोग भर भर के आते हैं, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, उसके बावजूद आप चुनाव। ये सवाल मैं यहीं छोड़ के जाता हूं और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि इस पे आप मेरे साथ जुड़ेंगे और पक्षी नहीं, सिर्फ विपक्ष से भी सवाल होगा। इस सिर्फ और सिर्फ भाषण दे देने से और वोट चोरी के आरोप लगा देने से क्या काम हो जाएगा? या इस चुनाव का और इस चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार आप भी करेंगे? क्योंकि विपक्ष को भी हम ही चुनते हैं।